शब्बीर ने पाकपतन के इलाके मोहम्मद नगर में पैसे के लेन देन पर जमींदार और मुलाजिम के दरमियान लड़ाई झगड़े का मंजर देखा है। ये तनाजा किस तरह हल हुआ, आइए देखिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि खेत में आमिर नामी मजदूर क्यारियां साफ कर रहा था, जिसके बाद उसे मवेशियों को चारा डालते देखा गया। कुछ ही दूर घने दरख्त के नीचे दो अफराद चारपाइयों पर बैठे थे। ये जमींदार साजिद और बाबर थे, जो आपस में कजन भी थे। आमिर मवेशियों को चारा डालकर फारिग हुआ तो जमींदारों के सामने आकर जमीन पर बैठ गया। सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। हो गया भाई? हाँ चौधरी साहब, घास भी काट दी है और जानवरों को चारा भी दे दिया। अब बाड़ा मैं कल साफ करूंगा। ओ भाई, तू आजकल कामचोर नहीं हो गया है? तेरे काम में दिल ही नहीं लगता बिल्कुल। ये लो, खून पसीना एक कर दिया मैंने। पूरे 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। कभी कोताही की है मैंने कभी काम में? देख रहा है बाबर, जबान आ गई है इसकी भी, लंबी लंबी बातें करने लगा ये। ऐसा कर, अम्मा के पास चला जा, रोटी भी खा ली और हमारे लिए रोटी भी लेके आ जाइए। आमिर सामने ही जमींदार के घर की तरफ रवाना हुआ तो दोनों जमींदार आपस में बात करते रहे। तूने इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अरे यार, सर पे चढ़ाने की क्या बात, ईमानदार आदमी है और मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ? मैं कौन सा वक्त पे पैसे दे रहा हूँ इसको? तूने कर ली भाई जमींदारी। ये हारी है, इनका अगर पेट भर गया ना तो ये दूसरे दिन काम पे नहीं आएगा। अरे हाँ यार, दे दूंगा। और है ही कितने? और सिर्फ 15,000 रुपये तो है यार। 1 महीने से पैसे मांग रहा है ये। इसके जो पैसे हैं उसको दे दे, वरना बदुआएं देगा ये तुम्हारे को। इसी दौरान आमिर खाना लेकर आ गया। उसने खाना जमींदारों के हवाले किया और जाने की इजाजत चाहिए। चौधरी साहब, वो ले आया रोटी। चौधरी साहब, वो आपको एक पैसों का बोला था। हाँ तो कहा था। अब आप आरती पैसे दबा के बैठा हुआ तो मैं क्या करूँ? और तू फिक्र नहीं कर, पैसे कहीं नहीं जा रहे तेरे। मुझे बहुत सख्त जरूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है चौधरी साहब, जल्दी कर दो, मुझे बहुत परेशानी है। तू तो पीछे ही पड़ गया है यार। अच्छा एक काम कर, कल आके ले जाइए पैसे। चल जा अभी, हो जा। लगा यार, खाना खोल यार। हमारे नसीब में ही लिखे हैं सारे। आमिर का ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था। मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। माँ की बीमारी ने उसे परेशान करके रख दिया। शब्बीर ने देखा कि आमिर घर पहुंचा तो उसका बाप सामने ही मौजूद था। कैसे होगा? अस्सलाम वालेकुम अब्बा, खैरियत तो है? यहाँ टहल रहे? वालेकुम सलाम बेटा। तो तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है बेटा। 2 घंटे हो गए उसे खांसते खांसते। डॉक्टर ने कहा है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ उसे ले जाके, या किसी अस्पताल में जाके दिखाओ उसे। अब तू ही कुछ कर ले बेटा अपनी माँ के लिए। मेरे से सुन। अम्मा कहाँ है? अम्मा अंदर है बेटा। मैं देखता हूँ जाके ना। हाँ तू देख ले बेटा जाके ना। मैं इसमें लकड़ी में काट रहा हूँ यार। अरे मेरे अल्लाह। आमिर अंदर गया तो माँ बेसुध होकर सो रही थी। आमिर ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि मुंह पर बैठने वाली मक्खियों को हकाकर माँ के चेहरे पर दुपट्टा डाल दिया और पंखे का रुख माँ की तरफ कर दिया। आमिर माँ के पास से उठकर बाहर आंगन में आ गया, जहाँ उसका बाप कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काट रहा था। लाबा मुझे दे, मैं रख दूँ। अरे ठहर जा बेटा, ये जरा गीली है, मैंने काट के रख दूं, सूख जाएंगे तो जलाने के काम आ जाएंगी। अच्छा ला, मुझे कुल्हाड़ी दे, मैं काट देता हूँ। अरे नहीं मेरा बेटा, तूने क्या अपने बाप को इतना कमजोर समझ रखा है? मैं काट दूंगा, रहने दे तू। अच्छा तू वहाँ गया था चौधरी के पास पैसे लेने, क्या कहा उसने? पैसे दिए कि नहीं? कहाँ अब्बा, रोज चक्कर लगा रहा हूँ, रोज आजकल आजकल देता ही नहीं है पैसे। हाँ बेटा, वो ताकतवर लोग हैं, बड़े आदमी हैं। हम बेचारे हैं, मजदूर लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा? दे देंगे तो उनकी मेहरबानी है, नहीं देंगे तो सब्र करके बैठ जाएंगे। नहीं अब्बा, क्यों? मेरी मेहनत मजदूरी की काम आई है अब्बा, हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं उससे। अरे वो तेरा कहना सही है बेटा, जवानी में इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। ठंडा हो जा आराम से, अल्लाह बेहतर करेगा। जा
अब तेरी माँ की तबीयत तो ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो मैं ही कुछ पका लूं बैठ के। तू जा रहा है कहीं? मेरे पास दोस्त आया हुआ है, मुझसे मिलकर आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ मैं। अच्छा तो जल्दी से आ जाइयो, लेकिन मैं खाना बना लूंगा। ऐसा ना हो कि वो ठंडा हो जाए खाना और मैं तेरा इंतजार करता रहूँ बैठा हुआ। मैं बस अभी आ रहा हूँ। जा बेटा, अल्लाह की अमान में बेटा, जल्दी से जा। शब्बीर ने देखा कि आमिर घर से निकलकर गांव के चौक पर पहुंचा, जहां उसका एक मजदूर दोस्त मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे कब से इंतजार कर रहे हैं यार तेरा? चाय बोल दूं, चाय पिएगा? नहीं यार, चाय का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे यार, पीले चाय बहुत जबरदस्त है इसकी। हाँ यार, मगर आज बहुत परेशान हो गया। तुझे पता माँ बीमार है, शहर अस्पताल लेके जाना है और जेब में 2 पैसे तक नहीं है। तो क्या हुआ, मुझसे ले 2-4 हज़ार। अच्छा, बड़ी मेहरबानी यार तेरी। अब चाय मंगवा रहे थे। 2 चाय लिया भाई, स्पेशल करके। और सुना? बस यार, चौधरी के पास रोज जा रहा था पैसे लेने के लिए, रोज आजकल 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 कर रहा था। अबे यार, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू शहर जा, माँ को जाके किसी अच्छे अस्पताल में दिखा दे। और हाँ बात सुन, किसी चीज की टेंशन नहीं लेना और किसी चीज से मत घबराना। पैसे वैसे चाहिए हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? बड़ी मेहरबानी यार तेरी। चल भाई चाय ले आ यार, जल्दी, देर हो रही है। ले आ यार। और सुना, सब सेट है ना? अस्पताल ले जाने के बावजूद आमिर की मां की तबीयत ठीक नहीं हुई। उधर बार बार तकाजे के बावजूद जमींदार आमिर के बकायाजात देने पर तैयार ना था, जिसकी वजह से आमिर का सब्र जवाब देता जा रहा। एक दिन आमिर जमींदार के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। सलाम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आज आपने बुलाया था पैसे देने के लिए। हाँ बुलाया था, पर पत्थर की लकीर तो नहीं है मेरे भाई, बंदोबस्त नहीं हो सका। क्या करूँ? पूरे 2 महीने से आ रहा हूँ, आप रोज सर खा रहे हैं, रोज चक्कर लगाता हूँ मैं आपके पास। सिर्फ 15,000 तो है, कोई ज्यादा थोड़ी मांग ली मैंने आपसे। अभी बड़ा बोलना शुरू हो गया तो है, बड़ी लंबी जबान हो गई है तेरी। एक दफा कह दिया ना पैसे मिल जाएंगे, चल अभी निकल। शाबाश। नहीं चौधरी साहब, पैसे तो मैं आज ही लेके जाऊंगा, मुझे चाहिए आज पैसे। मैं तो डर रहा हूँ यार। लेके देख ले भाई तू, मैं भी देखूँ कितना तप्पड़ है तेरे में। ठीक है, पैसे तो मैंने लेने हैं और मैं अभी लेके जाऊंगा। मैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। रोज चक्कर लगाता हूँ मैं आपके पास। सिर्फ 15,000 तो है, कोई ज्यादा थोड़ी मांग ली मैंने आपसे। अभी बड़ा बोलना शुरू हो गया तो है, बड़ी लंबी जबान हो गई है तेरी। एक दफा कह दिया ना पैसे मिल जाएंगे, चल अभी निकल। शाबाश। नहीं चौधरी साहब, पैसे तो मैं आज ही लेके जाऊंगा, मुझे चाहिए आज पैसे। मैं तो डर रहा हूँ यार। लेके देख ले भाई तू, मैं भी देखूँ कितना तप्पड़ है तेरे में। ठीक है, पैसे तो मैंने लेने हैं और मैं अभी लेके जाऊंगा। मैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आमिर गुस्से से बेकाबू हो गया था और उसने जमींदार का गिरेबान पकड़ लिया था, जिस पर जमींदार के साथी से उसकी तू में हो गई और आमिर ने जमींदारों को जी भर के मुबैना गालियां दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी धक्के खाकर वापस आ गया था। आमिर की तरफ से मुबैना गालियों और बेइज्जती की फांस सेठों के दिल में कांटा बनकर खटकने लगी थी और उन्होंने आमिर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि जमींदार बाबर और साजिद के पास एक लड़का आया तो दोनों ने उसका इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भैया, बाकी लोग कहाँ हैं? उसने इस काम के लिए मुझे भेजा है। देखो यार, एक आदमी को गोली मारनी है, कर लोगे? इस काम के 30,000 रुपए मैं लेता हूँ। 30,000 रुपये मिल जाएंगे तुमको, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर पकड़ाई हुई ना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप बेफिक्र रहें, ये हमारा काम है। चल ठीक है, चलिए आप। जमींदार ने आमिर से बेइज्जती का बदला लेने के लिए किराए के कातिलों की खिदमत हासिल कर ली थी।
एक रात शब्बीर ने देखा कि आमिर और उसका बाप आंगन में 2 अलग अलग चारपाइयों पर सो रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। शब्बीर ने देखा कि कुछ लोग दीवार कूदकर अंदर आए और फिर एक पलंग के पास पहुंचकर उन्होंने फायरिंग कर दी। यह आमिर था जिसकी टांग में गोली लगी थी, लेकिन वो खड़ा हो गया और नामालूम अफराद से उलझ गया। इस दौरान उसका बाप बिस्तर से उठ बैठा। फिर एक और गोली चलने की आवाज आई और आमिर का बाप एक चीख मारकर जमीन पर गिर गया। वो मर चुका था। नामालूम अफराद रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए गायब हो गए। पुलिस ने दौड़ धूप करके कातिल को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि निशानदही पर दोनों जमींदार भी गिरफ्तार कर लिए गए। ये जो मकतूल है, इसके बेटे की चंद माह पहले जो इल्जाम है फरीक है, उनके साथ एक मामूली जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था और उन्होंने अपने दिल में रखा और इस बुनियाद पर जो बाबर नाम लड़का था जो मुलज़म है इस हुआ में, उसने बाहर से किराए के कातिल जो है उनको हायर किया। हायर करने के बाद इस वारदात को बड़ी प्लानिंग के साथ एक डकैती की शक्ल देकर मुलज़म जो इल्ज़ाम है उन्होंने डकैती का एक रंग देते हुए मकतूल मंजूर अहमद को कत्ल किया। बेसिकली वो मकतूल के जो बेटे हैं आमिर, जो मुद्दई मुकदमा है, उसको मारना चाहते थे। तो जो किराए के कातिल हैं उन्होंने घर में एंट्री करके जस्ट लाइक एक वारदात डकैती का रंग देते हुए पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने ये कत्ल किया। तो हमने बकुआ पे जाके प्रोफेशनल टेक्निक्स जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने इस वारदात को विदिन 48 आवर्स ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हमने इल्ज़ाम दहान मुलज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार करके उनसे जो दौराने कत्ल जो उन्होंने आला वारदात जो असला इस्तेमाल किया था वो रिकवर किया। आज तो तकरीबन 5-6 महीने पहले उन्होंने साड़ी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह नाल साड़ी सुलह हो गई। चक दे बंदे पे कुछ होर ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹ ਨੰਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੱਸ ਗਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, 3 ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨੱਸੇ। ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਕਿ साजिद, बाबर ते नवीद, ये 3 बंदे असी पछाने हुए। शब्बीर ने मोहम्मद नगर के नवाही इलाके 172 EB में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। सन बाबर साजिद ने बुलाया त्रिकड़ी अड्डे ते दुकान से, उन्होंने कहा जी साडा मुखालिफ ने ते इन्हां दी लत्त तोड़नी, खैर मारना या लत्त तोड़नी। उत्थे बैठ सारे मशवरा किया। ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੱਤ ਤੋੜਨੀ, ਫਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮਾਰੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੋਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 6 ਜਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਵਜਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਜਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਤੇ ਚੌਕਸ਼ਾਜ ਨੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 6 ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਬਾਬਰ ਤੇ ਸਾਜਦ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ, खैर उन्होंने मारे हथियार, उन्होंने सारा कुछ कत्ल उन्होंने किया है जनाब। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची में एक औरत को देखा है जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा खौफ और डर के साए में गुजर रहा था। उस औरत का वाहिद राजदार उसका कजन था।
शब्बीर ने एक दिन देखा कि सीमा और शाहिद फोन पर बात कर रहे थे। सीमा खासी घबराई हुई लग रही थी। क्या बात है, तुम्हारी आवाज क्यों खराब हो रही है? अच्छा, रात को ठंडा पानी पी लिया था शायद, इसलिए। मगर परेशान क्यों लग रही हो? परेशान नहीं हूँ मैं, पता नहीं कौन सा अनजाना सा खौफ है जो पीछा ही नहीं छोड़ा मेरा। पागल हो तुम भी, वहमी शक्ति हो ना कोई तो तुम्हारी तरह। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। वाकई ये मोहब्बत बहुत बुरी चीज है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है, जमाने भर की निगाहें, अंदेशे, बदनामी। मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ। मैं तन्हा थी, तन्हा हूँ और सोच रही हूँ कि तन्हा ही अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर लूं। फिर वही पागलपन का दौरा। अच्छा तुम फोन रखो, मैं घर आ रहा हूँ तुम्हारे। सीमा और शाहिद आपस में कजन थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे की पड़ोस में रहने की वजह से दोनों खानदानों का एक दूसरे के घर आना जाना था। सीमा और शाहिद के दरमियान पसंदीदगी का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब एक दिन सीमा घर में अकेली थी। शब्बीर ने देखा कि शाहिद एक ट्रे लिए सीमा का दरवाजा खटखटा रहा था। कौन? आ रही हूँ। सीमा ने दरवाजा खोला तो सामने उसका कजन शाहिद खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था आप ही होंगे, खानदान में आप ही तो हैं एक बदतमीज। मैंने कौन सी आती है बदतमीजी कर दी भाई? खैर, तुम्हारे लिए सिवैयां लेकर आया था। और ये बताओ, घर पे कोई है नहीं क्या? नजर नहीं आ रहा कोई? घर पर कोई भी नहीं है, और वैसे भी हम लोग आप लोगों की तरह थोड़ी हैं कि ईद का पहला दिन सोकर गुजार दें। मैं भी बस जा रही हूँ, निकलने वाली थी। हाँ तो तुम तो खाला के जाओगी ना, अब मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आप जाने। अरे वाह भाई, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई चोर हो सकता हूँ। वैसे रिंग बड़ी प्यारी लग रही है तुम्हारी। आपको तो कभी इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी प्यारी सी कजन के लिए कुछ खरीद कर ही ले आए आप। वैसे प्यारी तो तुम हुई, लेकिन आज गजब लग रही हो, गजब। अच्छा, वाकई आज मैं गजब लग रही हूँ? तो फिर इस गजब की शादी क्यों नहीं कर लेते आप? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं राजी हूँ शादी के लिए। क्या? बहुत बेवकूफ है आप। अच्छा अभी जाएं यहाँ से। ये क्या यार, पहले शादी की बात पक्की कर ली और अब भगा रही हो? याद रखना। हाँ हाँ सोच लूंगी, अभी जाओ यहाँ से। शाहिद चला गया तो सीमा बहुत खुश थी। उसने आईने के सामने अपने आप को देखा और देर तक शाहिद और सीमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की फिल्म सी चलती रही। अरे वाह भाई, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कुछ और हो सकता हूँ। वैसे रिंग बड़ी प्यारी लग रही है तुम्हारी। वैसे प्यारी तुम हुई, लेकिन आज गजब लग रही है, गजब। वाकई आज मैं गजब लग रही हूँ? तो फिर इस गजब की शादी क्यों नहीं कर लेते आप? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं राजी हूँ शादी करने के लिए। तो फिर इस गजब की शादी क्यों नहीं कर लेते आप? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं राजी हूँ शादी करने के लिए। शाहिद ने सीमा से शादी का वादा किया था तो सीमा ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर शाहिद के हवाले कर दिया। सीमा के घर वालों को भी दोनों की पसंदीदगी का पता चल चुका था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सीमा का बाप अखबार बीनी में मसरूफ था। बेटी चाय लेकर आई तो बाप ने शफकत से बेटी को बैठने के लिए कहा। बेटा बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। देखो बेटा, तुम्हारा एक रिश्ता आया है, बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, उसका अपना कारोबार भी है। अगर तुम कहो तो मैं हाँ कर दूं? जी। बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अगर तुम बोलोगी तो हाँ करूंगा, वरना मना कर दूंगा। अब्बू, वो दरअसल शाहिद भाई है ना, वो रिश्ते का कह रहा था। अच्छा शाहिद भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो हमारे सामने का बच्चा है। तुम मुझसे कहो कि घर पे रिश्ता लेके आए, और मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है अब्बू, अब्बू ये चाय लें। जीती रहो बेटा। शब्बीर ने देखा कि सीमा खामोशी से उठकर चली गई और शाहिद को फोन करने लगी। वो काफी खुश थी। सीमा के बार बार कहने के बावजूद
जब शाहिद ने रिश्ता नहीं भेजा तो सीमा के दिल में शुकूक आने लगे और एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सीमा ने शाहिद को फोन करके बुलवा लिया। आई। सीमा ने दरवाजा खोला तो शाहिद अंदर आ गया। क्या हुआ? घर वाले कहाँ हैं सब? घर वाले जाए भाड़ में। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो कि नहीं? अरे कहा तो है करूंगा तुमसे शादी, क्या हो गया? देखो शायद मेरे घर वाले ना तुम्हारे रिश्ते का इंतजार कर रहे हैं। तुम कब अपनी अम्मा को भेजोगे? यार तुम्हें पता है अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो रिकवर होने में अभी टाइम लगेगा उनको। और अगर मैं रिश्ता ना भेजूं तो? मेरी बात कान खोल कर सुनो, अगर ऐसा हुआ ना शाहिद, ना सिर्फ तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी बल्कि खुद भी मर जाऊंगी। क्या बात? अच्छा ये बताओ, पहले किसको मारोगी? पहले खुद को मारूंगी। बड़ी सीधी हो तुम। अरे तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हमें प्यार आता है। देखो शाहिद, जो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ ना, उस बात को समझो। तुम्हारा रिश्ता एक दिन के अंदर अंदर मेरे घर आना चाहिए और एक हफ्ते में रुखसती भी होनी चाहिए। क्या हो गया तुमको? एक दिन में रिश्ता, एक हफ्ते में रुखसती? सब खैरियत तो है? देखो शाहिद, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक मिनट भी देर हो गई ना तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। यार क्यों इतना फजूल सोच रही हो तुम? इतना हाँ पड़ी हो तुम, क्या हो गया तुमको? क्या चाहती हो, मैं चला जाऊं? तुम्हारी मर्जी, जा सकते हो। सीमा की नीम रजामंदी देखकर शाहिद घर से जाने के बजाय आराम से सोफे पर बैठ गया और फिर शब्बीर ने देखा कि थोड़ी देर में सीमा शाहिद के लिए चाय की प्याली लिए खड़ी थी। वक्त गुजरता चला गया। शाहिद नामालूम वजूहात की बिना पर सीमा का रिश्ता ना मांग सका और इस दौरान मुबैना तौर पर सीमा की तबीयत खराब रहने लगी तो एक दिन शाहिद सीमा को खामोशी से अस्पताल ले गया। शब्बीर ने देखा कि शाहिद फोन पर सीमा को कुछ हिदायत दे रहा था। बस तुम एक काम करो, सीधा घर से निकलो, सामने वाली गली में आ जाओ, मैं वहां बाइक लेके खड़ा हूँगा। घबराना नहीं है, जल्दी करो जल्दी। शब्बीर ने एक दिन ये भी देखा कि सीमा घर से निकली और वहां पहुंच गई जहां शाहिद खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। फिर वो दोनों मोटरसाइकिल पर कहीं जाते देखे गए। क्या हो गया? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे घर से? यार तुम्हारे ही फायदे की बात है। कौन सा फायदा? यार तुम नहीं समझोगी। अच्छा मुझे बताएं अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी एक जानने वाली नर्स है, उसके पास जा रहे हैं। बैठो गाड़ी पे, चलो कोई देख लेगा। चलो। शब्बीर ने उन दोनों को एक घर में एक नर्स के साथ ड्राइंग रूम में सलाह मशवरा करते देखा। उठते वक्त शाहिद ने नर्स के हाथों पर कुछ रकम रखी तो वो खुश हो गई और ये दोनों उसके पास से उठकर बाहर चले आए। अब तो खुश हो ना तुम? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये नर्स भी फ्रॉड लग रही है मुझे। परेशान मत हो, घर जाके सो जाना। चलो मेरे साथ, चलो। सीमा के बाप को मुबैना तौर पर अपनी बेटी और उसके आशिक शाहिद के दरमियान चलने वाले मामलात का मालूम हो चुका था और यह भी मालूम था कि उसकी बेटी बच्चे की मां बनने वाली है। इस वाक़े के बाद एक दिन शब्बीर ने देखा कि बहुत से लोग एक बिल्डिंग के नीचे जमा थे और एक एम्बुलेंस किसी को लेकर तेजी से रवाना हो रही थी। शब्बीर ने तहकीक की तो इंतहाई अंदोहनाक खबर सामने आ गई। सीमा ने मुबैना नाजायज ताल्लुक के नतीजे में एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे बदनामी के खौफ से फ्लैट की बालकोनी से नीचे फेंक दिया गया था, लेकिन नौमौलूद को मामूली चोट आई थी जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और पुलिस ने माँ बाप को तलाश करना शुरू कर दिया था। पुलिस जल्द ही बच्चे की मां सीमा, बाप शाहिद और बच्चे के नाना को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कुछ अर्से कबल गुजरात में खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी का एक वाकया देखा है जिसमें इलाके के दो बदमाश लोगों को हरासा कर रहे थे। पैसे और ताकत के नशे में चूर इन बदमाशों के पुलिस से भी मरासिम थे और कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि जंडावाला की एक गली के कोने पर
दो अफराद खुल्लम खुल्ला असलाहा लिए बैठे थे और लोग सहमे सहमे से उधर से गुजर रहे थे। राह चलते एक नौजवान ने जैसे ही उन्हें गौर से देखा, उन बदमाशों का पारा चढ़ गया। जी भाई। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाई, मैं तो ऐसे गुजर रहा था। चल फुट यहाँ से और सुन, आइंदा यहाँ से मत गुजरना, हो निकल। लड़का सहम कर तेजी से आगे बढ़ गया। गली तंग थी, सामने से कार आ रही थी जिसे अब्बास नामी नौजवान चला रहा था। कार ने हॉर्न दिया तो लड़का एक तरफ को हो गया। कहाँ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम बस से। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ घर जा रहा था। कितना घबराया हुआ तुम्हें? भाई वो कोने पे वो बैठे हुए हैं। कौन बैठा है? अदनान और उसका भाई सलमान, जो अभी साइप्रस से ही आए हैं। हाँ तो? भाई वो बहुत खतरनाक है, उनके हाथ में बंदूकें थी और मुझे धमकियां दे रहे थे। तो मारा पीटा तो नहीं ना तुझे? नहीं, लेकिन मुझे वो बहुत खतरनाक लग रहे थे। अब्बास जब गली के कोने पर पहुंचा तो वहां उन दोनों बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल इस तरह खड़ी की हुई थी कि रास्ता बंद हो गया था। अब्बास खामोशी से नीचे उतरा। उसने मोटरसाइकिल को एक तरफ हटाने की कोशिश की तो दोनों बदमाश बोल पड़े। अब्बास भाई, खैरियत तो है? बड़े टेंशन में लग रहे हो। यार थोड़ा तो ख्याल किया करो, पूरी गली बंद करके रखी हुई है। अब्बास भाई, हमारी गली है, जब चाह बोला जब चाह बंद कर दिया। एक बात बताओ, ये सब कुछ करके मिलता क्या है तुम लोगों को? सुकून मिलता है। एक दिन ये सुकून बर्बाद हो जाएगा। इंसान बन के रहा करो गली में। अब्बास की बात सुनकर दोनों बदमाश सीना तान कर खड़े हो गए। ये धौंस किसको दे रहे हो? धौंस नहीं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए अच्छा है। एक बात मेरी भी सुनना, अगली दफा जब यहाँ से आओगे ना तो दूसरी गली से आना। ये गली तुम्हें बंद मिलेगी। तो लगा गाड़ी। सूरत हाल काफी गंभीर थी। अब्बास माथे पर मर डाले वहां से रुखसत हो गया और दोनों भाई उसे हिफाजत से जाते देखते रहे। इरफान और सलीम दोनों सगे भाई थे। सलीम कुछ दिनों पहले ही बैरून मुल्क से घर आया था। घर में पैसे की रेलपेल थी। दोनों भाई बिगड़े हुए नौजवान थे। गली मोहल्ले में बदमाशी का शौक था। लोगों को असला दिखाकर डराया धमकाया करते थे। मुबैना तौर पर पुलिस वालों से दोस्ती भी गांठ रखी थी। लेकिन कासिम अब्बास शादीशुदा था और कुछ दिनों पहले ही इंग्लैंड से पाकिस्तान आया था। कासिम अब्बास की दोनों भाइयों से किसी जमाने में दोस्ती थी, लेकिन अब इनके दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कासिम अब्बास दोनों भाइयों को मोहल्ले में बदमाशी करने से मना करता था। एक दिन कासिम अब्बास अपने दो दीगर दोस्तों के हमरा कार से गुजर रहा था कि उसे फायरिंग की आवाज सुनाई थी, जिस पर उसने गाड़ी रोक ली और तीनों दोस्त कान लगाकर ये अंदाजा करने की कोशिश करने लगे कि फायरिंग कहाँ हो रही थी। ये तो फायरिंग की आवाज है ना? जी भाई, ये तो फायरिंग की आवाज है। वही है तुम्हारे दोस्त अदनान और सलमान। मेरे कहाँ से दोस्त हो गए थे किसी जमाने में। अब तो मैं खुद उनसे बच के चलता हूँ, लेकिन उन्होंने ये हरकत की क्यों है? यार तुम तो रहते हो भाई, ये रोज का मामूल है उनका, तो उनको कोई रोकता नहीं है क्या? भाई आखिर कौन रोक सकता है? मैं बात करता हूँ उनसे। अब्बास ने कार आगे बढ़ा दी और जब गली के कोने पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल से रास्ता बंद था। दोनों बदमाश भाई आपस में कह लगा रहे थे। अब्बास और उसके दोनों दोस्त कार से नीचे उतरे और खामोशी से चबूतरे पर उनके बराबर में बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी रही और फिर एक बदमाश बोल पड़ा। अब्बास भाई, चाय मंगवाया आपके लिए। यार ये बताओ तुम लोग आखिर चाहते क्या? अब्बास भाई, थोड़ा आराम से बात करो। ये जो तुम अभी जंगलियों की तरह फायरिंग कर रहे थे ना, इसका मकसद क्या है? हाँ कर रहे थे, किसी को लगी क्या? लग सकती थी। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम लोगों को। समझ जाओ। चलो उठो। देखा भाई इसको? अब्बास अपने दोस्तों को लेकर उठ गया और दोनों बदमाश उन्हें हैरत और हिकारत से जाता देखते रहे। इसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। इंग्लैंड में रहकर अपने आप को समझता क्या है? हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। इसने हमारी जिंदगी आजाद कर रखी है। तू फिक्र मत कर, देख लूंगा उसको। इस वाकये के बाद दोनों भाइयों ने कासिम अब्बास से बाकायदा दुश्मनी पाल ली थी। और फिर एक दिन जब कासिम अब्बास अपने दोस्तों के साथ इन बदमाशों के सामने से गुजर रहा था
तो उन्होंने उसकी कार रुकवा ली। जैसे ही ये तीनों दोस्त नीचे उतरे, दोनों बदमाश भाइयों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे वो तीनों दोस्त मौका वारदात पर ही हलाक हो गए। ये है वो महल्ला जहां अदनान और सुलेमान अपनी बदमाशी का सिक्का जमाना चाहते थे, और ये है तीनों दोस्तों की लाशें जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मकतूल कासिम अब्बास के मामू की मुद्दत में थाना खारिया में दोनों भाइयों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन मुबैना तौर पर तफ्तीशी अफसर SHO ने वाकया ही तब्दील कर दिया था और मुकदमा कमजोर हो गया, और मकतूलीन के लवाहिकीन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। टोटल सी गली का इन्हों ने मुलजमान के नाल साजबाज करके उन्होंने वकूआ साडा टोटल इन्होंने चेंज कर दिता सी। चेंज इन्होंने इस तरह किया कि इन्होंने ये मौकफ साबित करने की कोशिश की कि ये जिहड़े 3 बच्चे ने जाके इन्होंने उन्होंने गेट नूं गड्डी मारी है, गेट तोड़ के गड्डी समेत उन्होंने सैंडविच चले गए ने, उत्थे जाके इन्होंने बीबियां नूं गालम गलोच की है। बाद विच सैल्फ डिफेंस दे विच उसने इन्हां 3 बच्चों उत्ते फायरिंग की है, जबकि इस चीज़ का हकीकत के नाल कोई तलक नहीं सी। IG साहब अगे पेश होए, IG साहब ने 2 गल्लां नूं सुनिया, सुन के उन्होंने गल की, उन्होंने कहा कि असीं तुहाडी इन्वेस्टिगेशन है जिहड़ी ओह दोबारा तो करांगे इस दरखास्त की वजह से। तुहाडे 3 बच्चे मर्डर होए ने, बहुत जुल्म होया तुहाडे नाल, ते लिहाजा असीं इहदे विच जो कुछ भी है ना वो असी हकायक ने जिहड़े असल वो सामने लियावांगे। IG पंजाब की इंक्वायरी कमेटी कुछ ही दिनों में इस नतीजे पर पहुंच गई कि साबिक तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर सलमान चीमा और SHO सरफराज अंजुम ने मुल्जिमान के साथ साजबाज करके बदनवानी की थी। इन दोनों अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भिजवा दिया गया। एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इनका एक साथी मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए। इनकी जो तफ्तीश थी IG ऑफिस में हुई थी, IG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, और हम भी यही चाहते थे कि इनके साथ इंसाफ हो। तो बाकी उनका तो अदालत में केस लगा हुआ है, अदालत में समाअत हो रही है। तो एक मुल्जिम उनका भी सिकंदर है, वो बाहर भाग गया था और एक पकड़ा गया था, और उन्होंने जो इनकी तफ्तीश करके भेजी है और उसमें 2 जो थे, एक IO और SHO, उसके खिलाफ उन्होंने लिखा है कि इन्होंने तफ्तीश मेरिट पे ना की है, इनके खिलाफ इंक्वायरी करके इनको सजा दी जाए। अलग कानून नहीं होना चाहिए मेरे नजदीक, ये सबको इंसाफ मिलना चाहिए। शब्बीर को अफसोस है कि इलाकाई दादागिरी ने 3 घरों के चिराग गुल कर दिए। मकतूल कासिम अब्बास 2 कमसिन बच्चों का बाप था, जो चंद दिनों बाद ही इंग्लैंड वापस जाने वाला था। उसका मकतूल दोस्त इरफान अपनी 2 बच्चियों से प्यार करता था, मगर मनो मट्टी के नीचे सुला दिया गया, जबकि तीसरे मकतूल की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। शब्बीर ने IG पंजाब का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने मजलूमों का साथ दिया और बदउनवान पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे।